तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अब तक बच्चों इसकी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सेकंड में बैलेंस शीट हमने बनाना सीखी थी। जो कि ये पार्ट नंबर 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और बैलेंस शीट पार्ट नंबर 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये दोनों बातें, ये दोनों चीज़ें हम विद फॉर्मेट सीख चुके हैं। आज हमारा एक और, जो कि मैं कहूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में काफ़ी हद तक आपको पता भी होगा, ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बारे में आपने तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, समझा भी होगा, और अगर नहीं भी समझा हुआ है तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। बाकी बैलेंस शीट के अंदर आपने ये बिजनेस स्टडी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग साइकिल एक कंपनी के लिए क्या होता है उसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये एक कंपनी है जिसने बिजनेस करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है, बिजनेस करना है मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसको एक, अगर मैं बात करूं, इसको सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इसको सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। अब इसने रॉ मटेरियल परचेज किया, सबसे पहला स्टेप। उसके बदले इसने, मतलब ये तो रॉ मटेरियल इस कंपनी के पास आया है और इसके बदले कंपनी ने किसी भी पर्सन से ये रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा तो उसको पैसा दिया होगा। सपोज इन केस 1 लाख रुपीज़ उसको दिया। ओके, अब यहाँ से ये पहला स्टेप है कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रॉ मटेरियल लिया तो ऑब्वियस ही बात है, रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, कि हाँ भाई अब ये काम करना स्टार्ट हो गया। मतलब हमने मशीन के अंदर वर्किंग करना स्टार्ट कर दी है। अब सपोज इन केस रॉ मटेरियल जैसे ही आया, अब वर्क इन प्रोग्रेस में 2 महीने लग गए, 2 मंथ लग गए। अब वर्क इन प्रोग्रेस होते होते क्या हुआ, फिर माल बन गया, फिनिश गुड्स, यानी कि माल तैयार हो गया। इसमें भी सपोज इन केस 1 महीना और लग गया। ठीक है, तो ये पूरा काम फिनिश गुड्स हो गया, यानी कि माल बन गया। अब माल बन गया का मतलब क्या हुआ, पैसा तो नहीं आया भाई। अब माल बनने के बाद हुआ क्या, माल सेल हो गया, सेल किया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिनको माल सेल करेंगे
डेप्टर्स होंगे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज इन केस 10-12 लोगों को उन्होंने कर दिया, ऐसे सेल कर दिया, और क्रेडिट यानी कि उधार पर माल सेल किया सबको। टिल नाउ अभी तक पैसा नहीं आया, पैसा आते 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 4 महीने और लग गए, और फिनिश गुड्स से सेल करते करते 2 महीने लग गए थे। भाई सेल करने में भी तो टाइम लगता है सबको, ये तो है नहीं कि माल बना और कल ही लेके चले गए। किसी को सैंपल दिखाया होगा, किसी को कोई चीज़ समझ में आई होगी, उसने 1 महीने के बाद डिसीज़न लिया होगा कि चल ठीक है भाई, तुम्हारा माल जो है माल बिकने लायक है मार्केट में, तो तुम हमें भेज दो। तो इस तरीके से 2 महीने लग गए, और पैसा आते 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 4 महीने लग गए। किसी ने चेक के थ्रू पैसा दिया, किसी ने कैश के थ्रू पैसा दिया, ठीक है। तो ये दोनों पैसा रिसीव हो गया 4 महीने के अंदर अंदर, यानी कि किसी ने 2 महीने में दे दिया, किसी ने 1 महीने में, किसी ने 4 महीने में, यानी कि मैक्सिमम 4 महीने में वो पैसा आ गया। सपोज इन केस 1,50,000 रुपये आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल जब खरीदा होगा 1 लाख रुपए का, तो इसमें जब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और ये सारे काम हो रहे हैं, तो इसमें भी पैसा खर्च हो ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें पैसा नहीं खर्च होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में कोई तो होगा, मतलब एम्प्लॉय तो काम करने वाला, सैलरी दी होगी और रेंट दिया होगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिनिश गुड्स बनने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ये पूरी साइकिल है कि भाई पैसा यहाँ गया, यहाँ आउट हुआ, और एट द एंड में इन हुआ। टाइम कितना लग गया? ऑब्वियस सी बात है, जब रॉ मटेरियल आया यहाँ पे 2 महीने लगे, यहाँ 1, यानी कि 3 महीने, या 2, 5 और ये 4, यानी कि टोटल ये सारा काम होने में 9 महीने लग गए। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल जो है, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि इस ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट होने में 9 महीने का वक्त लग गया। किसी में साल लग जाता है, किसी में 2 साल भी लग जाता है, किसी में 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी में 1 महीने भी लग जाते हैं, किसी में 10 दिन में लगते हैं, मतलब सबका अलग अलग है। कंपनी के आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना समय लगता है फिनिश गुड्स को कन्वर्ट होने में, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 9 महीने ही लगते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, बहुत कम भी लग सकता है, और ठीक ठाक भी लग सकता है, यानी कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा रह गया था, ये भी मैंने आज आपको समझा दिया, और काफ़ी हद तक आपको ये सारी चीज़ें, बल्कि काफ़ी हद तक क्या, ये आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल इतना मुश्किल काम तो है नहीं समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, जो फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, जो 3rd पॉइंट था ऑपरेटिंग साइकिल, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इस ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, और इस एग्ज़ाम्पल के बेस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे बुक का, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज करेंट लायबिलिटी और नॉट। यानी कि आपको मैं कुछ एक मतलब कुछ केसेस दूंगा, उसके हिसाब से बताना है कि कौन सी कंडीशन करंट लायबिलिटी की है और कौन सी कंडीशन नहीं है। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता हूँ। अब समझे, करंट लायबिलिटी क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम या 1 साल के बराबर
की लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहा जाता है। मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। ये हम बचपन में 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि करंट लायबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल या 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से जितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूँ, उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊंगा, या कुछ हद तक आप बताओगे कि कौन सा करंट लायबिलिटी है और कौन सा नहीं है। चलो यहाँ लिखेंगे केसेस ऑपरेटिंग साइकिल एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, और यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटी यस और नो। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट यानी कि हमने कब उसकी पेमेंट करनी है, और ऑपरेटिंग साइकिल कब तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। देखो जी, ऑपरेटिंग साइकिल सपोज इन केस हमारी कंप्लीट होती है 6 महीने में, पर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट जो है वो होता है हमारा 8 महीने में। दूसरा केस 8 महीने और 9 महीने। तीसरा केस 11 महीने 13 महीने। चौथा केस 14 महीने 13 महीने। पांचवा केस 5 years 55 month। छठा केस 2 years 2 years। और कौन से केस बन सकते हैं? इलेवन मंथ 12 मंथ। बस अभी और कुछ आएगा तो वो भी देख लेंगे दिमाग में, अभी इतना। देखो, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम जब 1 साल से कम हो, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट जब 1 साल से कम हो करंट लायबिलिटी। ध्यान से समझ लो, ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 8 महीने। ये 1 साल से कम है तो करंट लायबिलिटी है, ये 1 साल से कम है करंट लायबिलिटी है। ये 1 साल से ज़्यादा है 13 मंथ मोर देन 1 ईयर, ये करंट लायबिलिटी नहीं है। 14 महीने 13 महीने ये 1 साल से ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी नहीं है। देखो मैंने बाहर डाला है, बाहर डाला है यानी कि ट्विस्ट है। सिंपल सी बात, अगर मैंने बाहर डाला है नो तो यानी कि ट्विस्ट है। और इस पे आप बॉक्स बनाइए और स्टार लगा लीजिए चारों तरफ, क्योंकि आप कहोगे कि नॉन करंट लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। यहाँ 13 महीने 1 साल से ज़्यादा तो है, तो आपने
नो लिखा, ठीक लिखा, लेकिन अंदर क्यों नहीं लिखा? अंदर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल से पहले है तो वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी, चाहे वो 1 साल से जितना मर्जी ज़्यादा हो। दोबारा से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में और बच्चे यही गलतियाँ करके आते हैं, क्योंकि यही तो चीज़ें समझने वाली। क्योंकि यहाँ तक तो आपका दिमाग लगा बचपन वाला, अब कुछ दिमाग 12th में भी तो आके लगाना है। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट से तो वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल अगर ग्रेटर है एक्सपेक्टेड पेमेंट से तो वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? चाहे जितनी मर्जी हो, अगर यहाँ 5 साल लिखा होगा और यहाँ 55 महीने लिखा होगा, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है और वही मैंने आपको बोल भी दिया, 5 ईयर्स का मतलब 60 मंथ, 5 ईयर्स का मतलब 60 मंथ, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है 55 मंथ, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होगी। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट अगर ऑपरेटिंग साइकिल से पहले है तो वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अब दूसरी बात, ये 2 ईयर, ये 2 ईयर, ये 2 ईयर और ये भी 2 ईयर, दोनों के दोनों सेम है। अब आप कहोगे ना ये तो ज़्यादा है ना कम है, अब ये करंट लायबिलिटी है या नहीं है ये भी बता दो। तो ये भी करंट लायबिलिटी है। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ध्यान रखना, बस ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड पीरियड इक्वल हो या कम हो तो वो करंट लायबिलिटी है, और 1 साल से कम हो तो वो तो है ही है। अब इक्वल टू 12 मंथ, यहाँ पर 11 मंथ है, यहाँ पे 12 मंथ है। अब क्या ये होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ही लिखवा दिया लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, तो ये तो होगी ही होगी। आगे बात समझ में? एक और केस ले लो, 15 मंथ का और 18 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने, एक्सपेक्टेड पीरियड 18 महीने। क्या ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड पीरियड पहले मिल रहा है? नहीं जी, नो। 1 साल से कम है? नहीं जी, तो इसका करंट लायबिलिटी नो, यानी कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है। बात समझ में आ गई? तो ये तो था एग्जाम्पल। अब इसके आधार पर देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो जी आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 7th। देखिए 7th और 8th दोनों करेंगे, 7th और 8th दोनों करेंगे। स्टेट गिविंग रीज़न वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल समझा करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी का, यहाँ पर है करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। सिचुएशन सेम रहेगी, मतलब वही जो मंथ की है। अगर 1 साल से कम है तो करंट एसेट्स, 1 साल से ज़्यादा है तो नॉन करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रिसीविंग अगर पहले होगी तो वो करंट एसेट्स ही कहलाएगा। तो वही सिचुएशन सेम है। केस नंबर 1, 10 मंथ 11 मंथ, 10 मंथ 11 मंथ 1 साल से कम है तो करंट एसेट्स, 10 मंथ 12 मंथ इक्वल टू है करंट एसेट्स, 10 मंथ 13 मंथ यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है तो नॉन करंट एसेट्स। 14 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल, 13 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड पहले है, कम है तो करंट एसेट्स। ओके। 15 मंथ 16 मंथ 1 साल से ज़्यादा है तो नॉन करंट एसेट्स। तो ये तो हमारा 7 था जो कि हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मंथ में दे रखे हैं, चलो जी 10 11, 10 11 1 साल से कम है बिल्कुल तो करंट लायबिलिटी, ये पूरा इक्वल टू है करंट लायबिलिटी। 10 और 13 1 साल से ज़्यादा है नॉन करंट लायबिलिटी। 14 और 13 है तो 1 साल से ज़्यादा लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो करंट लायबिलिटी।
15-16 एक साल से ज़्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है तो नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 7th 8th समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसके आधार पर वो दोनों के दोनों हमने कर लिए। अब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस शीट के आधार पर भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग साइकिल का था जो कि आज ही हमने समझा और आज ही हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां कर लेते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं अभी, 24 ये भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं पहले क्या कह रहा है। हीरो लिमिटेड हैज़ रेज्ड फॉलोइंग लॉन्ग टर्म्स लोन। ठीक है, हीरो जो लिमिटेड है उसने एक लॉन्ग टर्म लोन्स की जो कंडीशंस है वो अराइज करी है, मतलब उसको चाहिए पैसा लॉन्ग टर्म लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन 1 अप्रैल 2018। तो उसने कुछ डिबेंचर्स निकाले हैं, 10,000 डिबेंचर्स निकाले 10% के हिसाब से, 100 रुपये का एक है। जो रिडीमेबल की कंडीशन है वो इन 4 इक्वल ईयर्स है, इन 4 इक्वल ईयर। इन 4 इक्वल ईयर की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग 1 जुलाई 2019, जो 10 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं उसको जो रिडीम करेंगे हर 4 साल में, वो स्टार्टिंग करेंगे 1 जुलाई 2019 से। यानी कि 1 अप्रैल 2018 को तो हमने पैसा, मतलब डिबेंचर के रूप में हमारे पास पैसा कंपनी के पास लोन के रूप में आ गया, और जब उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी वो होगी 1 जुलाई 2019 से, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के अगले 3 महीने के बाद से। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और 11% बैंक लोन फ्रॉम SBI से लिया, जो कि रीपेबल जो है वो आफ्टर 5 ईयर, जो रीपेबल जो है वो 5 साल के बाद से स्टार्ट करेंगे, जो कि बैंक से भी लोन लिया 5 साल, 5 साल यानी कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने वाली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड बैंक लोन हैज़ नॉट येट बीन पेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था और जो SBI का इंटरेस्ट था वो नहीं पे किया गया अभी तक। हाउ विल बी द अबव आइटम शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज एट 31 मार्च 2009। तो पहले तो हम सिचुएशन को समझते हैं और उसके ही आधार पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी, एक एक चीज़ लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, 1 जुलाई 2019। ठीक है, यहाँ तक जो बोला गया, डेट जो बोली गई मैंने वही लिखी है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ डिवेंचर्स आए, 10,000 डिवेंचर्स इशू किए थे, 10% के हिसाब से 100 रुपये ईच का, विच मीन्स 10 लाख रुपये। और SBI से लोन लिया 20 लाख रुपए का। ठीक है जी, यहाँ तक फंडा ऑल क्लियर, कोई यहाँ तक समस्या परेशानी तक कुछ हुआ? ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म हुए या लॉन्ग टर्म हुए, ये बताइए आप। लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म ही है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है। वो मैं बताता हूँ कैसे जी। देखो जी, अगर आपका रिडीमेबल या रीपेमेंट 1 साल के अंदर से शुरू हो जाता, रिडीमेबल या रीपेमेंट 1 साल के अंदर शुरू हो जाता तो वो बन जाता शॉर्ट टर्म। लेकिन जो कि आपका जो डिबेंचर्स रिडीमेबल शुरू हो रहा है वो 31 मार्च के बाद 1 जुलाई से होगा, यानी कि 1 महीने तो पार, 1 साल तो पार हो गया ना, तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन तो खत्म। तो लॉन्ग टर्म हो गया डिबेंचर्स का भी
और SBI लोन तो है ही है, क्योंकि ये जो रीपेबल है वो आफ्टर 5 ईयर है। तो यहां तक तो एक चीज तो समझ में आती है कि ये लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अब अगर मैं बात करूं रिडीमेबल के कंडीशंस की, देखो जी, ये मैं आपको एक पूरा चार्ट समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सारा गेम ना इसी को समझने का है। ये नोट है 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, और फिर 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 20, 1 जुलाई 21 और 1 जुलाई 22। अब आप कहोगे ये लिखा क्यों है भाई? ये सारी चीज़ें, चलो ये तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखो जी, जो रिडीम करना है, वो करना है 1 जुलाई 2019 से। तो पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या रिडीमेबल की फर्स्ट सिचुएशन 1 जुलाई 2019 से होगी, और दूसरी होगी 1 जुलाई 2020 को, तीसरी होगी 1 जुलाई 21 को, और चौथी होगी 1 जुलाई 22 को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि ये अपने आप करे जा रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, लिखा हुआ था, देखो 4 इक्वल ईयर लिखा हुआ है, 4 इक्वल ईयर, और कहाँ से स्टार्ट होना है? 1 जुलाई 19 से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक कह रही है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और जो क्वेश्चन कहेगा हमें वैसा ही करना है, अपनी मर्जी कुछ नहीं चलानी। तो ये जो नोट मैंने आपको लिखवाया है, इसकी कंडीशन समझ में आ गई। अब जो इसका आधार पर कुछ और चीज़ समझनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है जी? बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं आपका एक, देखो जी, ये आपका सामने रहेगा, मैं यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और नोट भी बना के दिखाऊंगा, पूरा मतलब एक पूरी कंडीशन से। देखो जी, बैलेंस शीट का पहले तो फॉर्मेट बनाया जाए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और यहाँ लिखेंगे नोट नंबर। तो बस इसी तरीके से आपको बनाना है। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है वो देखिए ज़रा। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये लिखना है हर बार। यहाँ लिखना है बैलेंस शीट, जो कि पूरे तरीके से नहीं होगी तो यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब मैं आपको पुरानी क्लास में लेकर चलता हूँ, पुरानी क्लास में लेकर चलता हूँ। चलो, ये ध्यान आया कुछ आपको जो हमने ये सीखा था लास्ट क्लास में? ये हमारा फॉर्मेट है। मैंने आपको क्या कहा था, इस फॉर्मेट से आपको भागना नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं मेन पॉइंट की, मेन हेडिंग की, मेन हेडिंग हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी है। हमें यहाँ पर भी यही लिखना है, इक्विटी एंड, फर्स्ट में डाल के लिखेंगे इक्विटी एंड, थोड़ा कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको भी आप कैपिटल में ही लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देंगे। मेन पॉइंट के बाद मेन पॉइंट आता है जो कि आता है शेयर होल्डर्स फंड का। हमारे को शेयर्स होल्डर फंड की कोई बात कही है? नहीं, लोन की बात है ना।
लोन की बात है तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, कुछ नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई बात है नहीं। नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, हाँ ये तो है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इनकम और ITO इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम अगर कम ज़्यादा है, ठीक है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हाँ ये भी है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है नहीं जी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको लिखना सिस्टमेटिक ही है। अब ये ब्लॉक नहीं है, इसको छोड़ देना, ये ब्लॉक नहीं है, इसको छोड़ देना। ये है नॉन करेंट लायबिलिटी की कंडीशन है, हाँ जी है, तो यहाँ लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा कर ही कर रहा हूँ, इसका कोई सब पॉइंट, हाँ नॉन करेंट लायबिलिटी का सब पॉइंट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बोरिंग, सॉरी बोरिंग्स है, हाँ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है जी, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था करेंट लायबिलिटी। हाँ करेंट लायबिलिटी है, हाँ है करेंट लायबिलिटी है, तो यहाँ डालेंगे 2, मेन पॉइंट हो गया 2 करेंट लायबिलिटी, और A सब पॉइंट में क्या दे रखा है, अदर करेंट लायबिलिटी, यहाँ पर डाल देंगे अदर करेंट लायबिलिटी। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझा रहा था। देखो करेंट लायबिलिटी मैंने ऊपर नहीं लिखा, नॉन करेंट लायबिलिटी मैंने नीचे नहीं लिखा, सीक्वेंस के, अरेंज के, ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा है। जो जो आपको दे रखा होगा वही लिखना, फालतू में मत लिखना, सारा कुछ लिख के बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। हाँ लिखना ऑर्डर वाइज है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको डाल दो नोट नंबर 1, ये डाल दो नोट नंबर 2। चलो अब नोट के लिए भी आप एक छोटा सा फॉर्मेट बनाइए। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, बोरोइंग्स की, सॉरी, चलो जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार लगा रहा हूँ 4-4, क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। देखो जी, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ खड़े हैं, यानी कि कंपनी वाले यहाँ खड़े हैं, ये कंपनी है, सपोज इनकेस ये कंपनी यहाँ खड़ी है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख रहे हैं या कंपनी देख रही है कि मेरा ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, मेरा ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, तो मेरी लायबिलिटी कौन कौन सी है। ये रिडीमेबल की जो सिचुएशन थी वो कितने टाइम बाद शुरू होनी थी, 3 महीने बाद। कितने टाइम बाद, 3 महीने बाद। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो 3 मंथ का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो 15 महीने का है, क्योंकि इसके बाद ये वाली पेमेंट, जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो तो 3 महीने के बाद देनी है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 15 महीने के बाद देनी है, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपको 27 महीने के बाद देनी है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको 39 महीने के बाद देनी है। इस वाली जगह पे खड़े होकर हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। जो ये लायबिलिटी है रिडीमेबल की, ये हमारी जो हमने पे करनी है, ये हम देख रहे हैं। इस जगह पर आके खड़े होकर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जो किस्त है, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 महीने के बाद, फिर 15, फिर 27, फिर 39। अगर मैं आपसे बात करूं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसमें मैंने एक डाल दिया ब्रेक लाइन। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो ये कौन सी लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी हुई या नॉन करंट लायबिलिटी हुई। 1 साल से पहले हमको पेमेंट करनी 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये वाली लायबिलिटी फर्स्ट वाली जो लायबिलिटी है 2,500 डिबेंचर वाली, वो हुई करंट लायबिलिटी। और बाकी की जो 7,500 है, बाकी की जो 7,500 डिबेंचर की कहानी है या रिडीमेबल की कंडीशन है, वो हुई नॉन करंट लायबिलिटी की। बात समझ में आई या नहीं आई?
अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर ये देखता हूँ कि मेरी जो पहली किस्त है वो 3 महीने में अगर जानी है तो वो 1 साल से पहले की सिचुएशन है, तो 1 साल पहले एक साल के अंदर अंदर जो पेमेंट होती है उसको हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे, और जो 1 साल के बाद की होगी, जैसे कि ये 15 महीने, ये 27 महीने, ये 39 महीने, तो ये हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। अगर ये 1 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2019 को और दे देते तो वो भी पार्ट हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता। यानी कि जितना पार्ट यहाँ से खड़े होके 31 मार्च 2019 या फाइनेंशियल ईयर क्लोज, ये भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो हमारी लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर आ रही है वो सारी की सारी करंट होगी, उसके बाद जो आएगी वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। समझ में आ गई? तो यानी कि जो 2500 वाला डिवेंचर है वो करंट लायबिलिटी का, और जो 7500, क्योंकि 2.5 + 2.5 + 2.5, ये भी 2.5 है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो ये 2.5 बन जाएगा, क्योंकि 10,000 के डिवेंचर थे, 4 में बांटेंगे तो 2,500 हर एक साल हो गया, ईच ईयर 2,500। बात समझ में आ गई यहाँ तक कंडीशन? कोई प्रॉब्लम समस्या? चलो, ये चीज़ समझानी थी जो कि समझ में आ गई आपको, तो मेरा काम ख़त्म। चलो अब हम आते हैं अपने उसी पेज पर जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। चलो, अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, और दूसरा बनाऊंगा मैं नोट अदर करंट लायबिलिटी। इसमें भी A, B 2 बनाएंगे, इसमें भी 2 बनाएंगे। चलो, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग। लॉन्ग टर्म्स बोरिंग में एक तो 7,500 आ जाएगा डिबेंचर्स के, 10% के है ना, हाँ 10% डिबेंचर, ऑफ ₹100 ईच। तो 7.5 लाख रुपए के जो रिडीम होंगे वो होंगे लॉन्ग टर्म में, और 2,500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया 2.5 लाख। ऑल क्लियर? जो कि मैंने अभी आपको बात बताई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और है लोन फ्रॉम SBI, वो तो डायरेक्ट ही है, लोन फ्रॉम SBI आफ्टर रिडीमेबल की, जो रीपेबल की है आफ्टर 5 ईयर है ना, तो ये तो आंख बंद करके 20 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के हो गए, तो ये हो गया 27,50,000। ठीक है जी, ये हो गया 27,50,000 के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म यानी कि अदर करंट लायबिलिटी की, जो कि ये तो शॉर्ट हो गया ना करंट लायबिलिटी, तो 2,500 तो समझ में आ गया। अब इसके अलावा और कुछ बचा या क्वेश्चन ख़त्म? तो मैं यहाँ पर तो 27,50,000 डाल देता हूँ, प्रीवियस ईयर का ख़त्म। नंबर 2 में मैं 2.5 लाख डाल के ख़त्म कर दूँ या कुछ बचा है? अब आप कहोगे कुछ तो बचा ही नहीं है, अब तो ख़त्म कर दो, लेकिन बचा हुआ है क्या? इंटरेस्ट। आपने पे कहाँ किया? लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड बैंक लोन हैज़ नॉट येट बीन पेड। चलो जी, यहाँ आइए, थोड़ा सा और वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सबसे पहले हम बात करेंगे, कितने के हैं जी? 10 लाख रुपए। 10 लाख का कितना है जी? 10%, कितना हो गया जी? 1 लाख। 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है जो डिबेंचर के ऊपर है वो नॉट येट पेड। 1 साल के अंदर अंदर की कहानी है ना, 1 साल के अंदर अंदर की, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर की कहानी है ना, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019 अंदर की कहानी है। ये नहीं पे करी, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी यानी कि। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन SBI लोन, कितना है जी? 20 लाख। कितना परसेंट? 11%। इसका भी हमने नहीं किया, कितना? 2,20,000। ये भी नॉट येट पेड। टोटल कितना इंटरेस्ट पे नहीं किया जी? 3,20,000। 3,20,000 नॉट येट पेड, विच मीन्स ये क्या हो गया? अदर करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड SBI लोन। मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप अलग अलग लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। 3,20,000, इसको टोटल करो 5,70,000, 5,70,000 जो कि हमारा नंबर ऑफ नोट नंबर 2 में आ जाएगा और प्रीवियस ईयर का खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आई बात या नहीं आई? अब आपको मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 27 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको करना है। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी किसी भी तरीके के कोई भी डाउट होता है तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और जो आज की अगर मैं बात करूँ तो हमने नया टॉपिक सीखा ऑपरेटिंग साइकिल, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने सीखे। और एक हमने ये बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हमने सीखी। और 3 होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा।